갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो आज से मैं अपनी 12th की सीरीज़ को भी कंटिन्यू करने वाला हूं। अब अल्टरनेटिव डेज पे 11th और 12th के लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 12th की सीरीज़ में बेटा हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। वहाँ पे मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए बात करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं। तो जो कंप्लीट रोल होता है, जो कंप्लीट रोल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको हम लोग बेटा बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। और गाइनोशियम की प्लॉइडी होती है 2n। ठीक है, अब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर कर चुका हूं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो वीडियोस आप जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे गाइनोशियम कैसा है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और कंप्लीट रोल को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। उसके बाद में इसकी यूनिट क्या होती है गाइनोशियम की? तो गाइनोशियम की यूनिट है पिस्टिल। ठीक है ना, पिस्टिल या फिर हम बोल सकते हैं कार्पल। और कार्पल का एक और नाम भी हो सकता है मेगा स्पोरोफिल। ठीक है ना, तो इतनी तरह से नामों से जाना जा सकता है इस यूनिट को। ये बेटा यूनिट है, ठीक है ना, और ये कंप्लीट रोल है। तो जो यूनिट है गाइनोशियम की, जो यूनिट होती है बेटा, वो पिस्टिल भी बोल सकते हैं उसको, कार्पल भी बोल सकते हैं और मेगा स्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। और इनकी भी प्लॉइडी जो है, इन सब की प्लॉइडी भी क्या होती है? 2n होती है। अब जो एक पिस्टिल होता है या एक कार्पल होता है या माइक्रोस्पोरोफिल होता, सॉरी मेगा स्पोरोफिल होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं देखते हैं। तो बेटा एक पिस्टिल में इस तरह से ये पिस्टिल होता है। आपको पढ़ता भी होगा, 10th में आपने पढ़ा होगा और 12th में आप पढ़ ही रहे हैं अभी। तो ये क्या है बेटा? एक पिस्टिल है। पिस्टिल के ऊपर ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टिग्मा बोलते हैं। और ये क्या काम करता है स्टिग्मा बेटा? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन्स का। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो मेल से आते हैं बेटा, परागकण जो होते हैं वो इसी पे आके लैंड करते हैं, इसी स्टिग्मा पे आके लैंड करते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है ना, पॉलन ग्रेन का बेटा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है स्टिग्मा। उसके बाद बात करते हैं स्टाइल की। तो बेटा ये जो स्टाइल है ये वो पार्ट होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन हम लोग यहां पे लिखते हैं कि रन पॉलन ट्यूब। जो बेटा स्टाइल है वहां से पॉलन ट्यूब रन करती है और ये कनेक्शन का भी काम करता है स्टिग्मा और ओवरी का। तो स्टाइल बेटा करता है क्या? रन पॉलन ट्यूब, यानी कि इसके अंदर पॉलन ट्यूब रन करती है, आगे बढ़ती है। जो स्टाइल है बेटा वो दो टाइप की हो सकती है। या तो बेटा ये स्टाइल हॉलो हो सकती है, ठीक है ना, जिसको हम हॉलो स्टाइल बोलते हैं, या फिर ये बेटा सॉलिड हो सकती है। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। बस आप ये याद रखो कि हॉलो भी हो सकती है ये स्टाइल, जैसे अभी आपको खोखली दिख रही है और यहाँ पे बेटा ये इस तरीके से बहुत सारी सेल्स भी हो सकती हैं, तो ये सॉलिड भी हो सकती है। उसके बाद में देखते हैं जो ये स्वेलन स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो ये स्वेलन स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ओवरी। ठीक है ना, जो ये सॉलिड स्ट्रक्चर है बेस पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। तो बेसिकली मेन जो पिस्टिल है बेटा वो क्या क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी।
जैसे हमने पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या था बेटा, उसमें एंथर था और फिलामेंट था, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब आगे चलते हैं। जो ये ओवरी की बेटा कैविटी है, ये जो कैविटी है ओवरी की, इसको हम बोलते हैं लोक्यूल, ठीक है ना। जो ओवरी की ये कैविटी है, ये आपको खाली जगह जो दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। और लोक्यूल क्या है बेटा, एक कैविटी है। क्लियर, ठीक है ना। तो इतनी बातें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। आगे की बात करते हैं हम लोग इसमें कि जो ये पिस्टिल है या ये कार्पेल है या मेगास्पोरोफिल है, ये बेटा क्या है, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, 2 टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। या तो किसी भी फ्लावर में, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में जो कार्पल होंगे वो सिंगल होगा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होगा, सिंगल होगा। या वहां पे बहुत सारे कार्पल होंगे और पूरा एक रोल बना लेंगे। तो अगर सिंगल कार्पेल होता है, यानी कि सिर्फ एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोनो कार्पेलरी, ठीक है ना। अगर सिंगल कार्पेल है तो क्या बोलते हैं, मोनो कार्पेलरी। और अगर 2 कार्पेल हैं, बाई कार्पेलरी, 3 कार्पल हैं, ट्राई कार्पेलरी, 4 हैं, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इसी तरीके से एक से ज्यादा अगर कार्पल पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी, ठीक है ना। तो बेटा 2 तरह के कार्पल पाए जाते हैं, 2 तरह के पिस्टल पाए जाते हैं, मोनो कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। अब देखिए, अगर बहुत सारे पिस्टल पाए जाएंगे, बहुत सारे कार्पल पाए जाएंगे, तो 2 बातें हो सकती हैं। या तो वो कार्पल आपस में जुड़े होंगे, या वो आपस में जुड़े नहीं होंगे। अगर कार्पल आपस में जुड़े हैं तो उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। और अगर आपस में वो जुड़े हुए नहीं होंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। तो आपको ये समझ में आया कि अगर देखो, अगर सिंगल क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, तो हमने क्या बोला, मोनोकार्पेलरी, ठीक है ना। अगर बहुत सारे हैं या एक से ज्यादा हैं तो हमने क्या बोला, मल्टी कार्पेलरी। अब अगर एक से ज्यादा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी कि पिस्टल होंगे तो 2 बातें हो सकती हैं। या तो वो पिस्टल आपस में जुड़े हुए होंगे, अगर वो जुड़े हुए हैं, बायोलॉजी में कहीं पे भी वर्ड आपको सिन दिखता है तो सिन माने होता है फ्यूज्ड। तो कैसा है बेटा, यहाँ पे फ्यूज्ड है, ठीक है ना। और अगर एपो वर्ड दिखता है तो बायोलॉजी में इसका मतलब निकलता है फ्री। तो बेटा जो पिस्टल हैं, अगर वो फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनको हम बोलते हैं एपोकार्पस। और अगर वो फ्यूज्ड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सिनकार्पस। अगर हम बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो जो मोनोकार्पेलरी है, मोनोकार्पेलरी पिस्टल जो है उसका एग्जाम्पल होता है लेग्यूम्स, ठीक है ना। क्या होते हैं बेटा, लेग्यूम्स उसका एग्जाम्पल होता है। अगर हम सिनकार्पस की बात करें तो जो सिनकार्पस है उसका एग्जाम्पल होता है हिबिस्कस। और जो दूसरा एग्जाम्पल है पापावर, ठीक है ना। यहां पे एग्जाम्पल हम लोग बेटा एनसीईआरटी वाले याद करेंगे। जहां जहां पे मैं ये समझूंगा कि आपको एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना चाहिए, वो मैं आपको खुद बता दूंगा। यहां पे ये मोर देन इनफ है कि जो सिनकार्पस है उसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस एंड पापावर, जबकि एपोकार्पस का जो बेटा एग्जाम्पल है वो है मिकेलिया, जिसको हम चंपा भी बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है रेननकुलस, ठीक है ना। मिकेलिया एंड रेननकुलस एग्जाम्पल है एपोकार्पस का, जबकि सिनकार्पस का एग्जाम्पल है हिबिस्कस एंड पापावर। अब आपने तो ये पढ़ा होगा और एनसीईआरटी में भी ये सब लिखा ही हुआ है, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है वो समझिए। अब देखो बेटा, ऐसा है
कि मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस और एपोकार्पस को एक तो हमने डिफाइन कर दिया कि भैया अगर पिस्टल सारे फ्यूज हों तो उनको हम सिनकार्पस बोलते हैं, और अगर पिस्टल फ्री हों तो उसको हम एपोकार्पस बोलते हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को ठीक से स्टडी करोगे और उनके डायग्राम्स देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग होगा। यहाँ पे जब मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। सिनकार्पस का मतलब क्या होता है? सिनकार्पस का मतलब ये होता है कि या तो पूरा पिस्टल आपस में अटैच हो, वरना सिनकार्पस उसे भी बोलते हैं जिसमें ओवरी अटैच हो। ठीक है ना? बहुत सारे पिस्टल हैं, बहुत सारे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हैं, लेकिन सबकी ओवरी जुड़ी हैं। स्टाइल और स्टिग्मा जुड़े हो भी सकते हैं और जुड़े नहीं भी हो सकते हैं। उस कंडीशन में हम बात करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सिनकार्पस बोलेंगे। एपोकार्पस में क्या है? एपोकार्पस के केस में या तो सब अलग अलग हो या फिर स्टिग्मा और स्टाइल आपस में जुड़ा हो, लेकिन ओवरीज क्या हो? आपस में फ्री हो। यहाँ पे जो मेन बात आपको हो रही है, जो जुड़ने की जो मेन बात हो रही है, वो ओवरीज के फ्यूजन की बात हो रही है। समझने के तौर पे याद रखिए, अगर ओवरी फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, और अगर ओवरी फ्री हैं तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। आगे की बात करते हैं इसमें। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं मेगा स्पोरेंजियम की। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सब कुछ इसी का खेल है इस चैप्टर में। और बेटा मेगा स्पोरेंजियम का जो नाम आपने सुना होगा वो है ओव्यूल, और इसकी प्लॉइडी होती है बेटा 2n, है ना? तो मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल की हम लोग बात करने वाले हैं। देखते हैं बेटा इसकी प्लॉइडी कितनी है? 2n प्लॉइडी है। अब बेटा अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि इस तरह से ये कोई कार्पेल है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है वो है स्टिग्मा, इसको हमने बोला था स्टाइल, और इस वाले पार्ट को हमने बोला था ओवरी, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? थैलेमस। तो इतनी बातें हमने आपसे अभी डिस्कस की थी। मैंने आपसे कहा था जो ये कैविटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? लोक्यूल बोलते हैं। ठीक है ना? इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? लोक्यूल बोलते हैं। और इसी लोक्यूल के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है ओव्यूल। इसी लोक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि बाद में किस में चेंज हो जाता है? सीड में चेंज हो जाता है। ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है ना? तो मेगा स्पोरेंजियम आप समझ चुके होंगे। अब बेटा देखो कि इस लोक्यूल के अंदर क्या है? ओव्यूल, यानी कि ये किस में चेंज हो जाता है? सीड में। तो ये जो ओव्यूल है ये सिंगल भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है या सिर्फ एक ही सीड पाया जाता है, वो इस सिंगल ओव्यूल के एग्जाम्पल होंगे। और बेटा वो क्या क्या है? जैसे वीट, मैंगो, पैडी यानी कि धान, एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है या सिर्फ जिनमें एक बीज पाए जाए। ठीक। अब ये मल्टीपल ओव्यूल देखो बेटा, मल्टीपल ओव्यूल यानी कि जिसमें बहुत सारे बीज पाए जाए। तो बहुत सारे बीज का एग्जांपल क्या है बेटा? जैसे वाटरमेलन, तरबूज आप अभी लोग खा रहे होंगे, बहुत सारे बीज निकलते हैं। वाटरमेलन, ऑर्किड, पपाया, ठीक है ना, पपीता, तो उसमें बहुत सारे सीड होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल ओव्यूल का एग्जांपल क्या क्या है? वीट, मैंगो, पैडी। और मल्टीपल ओव्यूल का है बेटा वाटरमेलन, ऑर्किड या पपाया। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। तो जैसे ये एक ओवरी वॉल है, ये क्या है? ये है ओवरी वॉल। जैसे ये है ओवरी वॉल, और इसमें ये टिश्यू प्रेजेंट है जिसको हमने बोला प्लेसेंटा। ठीक है ना? इस टिश्यू को हमने क्या बोला? प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा से एक स्टॉक निकली है, एक डंठल निकला है, और इस डंठल ने इस तरह से एक बल्जिंग स्ट्रक्चर से ये डंठल जाके
कनेक्ट हो गया है। तो ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर है, स्वेलन स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला? ओव्यूल। और जो ये डंठल है, स्टॉक है, जहां से ये ओव्यूल कनेक्ट है, इसको हमने बोला भाई फ्यूनिकल। इसको हमने क्या बोला? फ्यूनिकल। ठीक है ना। अब जहां से ये फ्यूनिकल जहां से इस ओव्यूल से कनेक्ट है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है ना। तो अगर हम हाइलम की बात करें तो ये होता है जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, यानी कि इस ओव्यूल को फ्यूनिकल से जोड़ने वाला जंक्शन है हाइलम। जैसे जो ये बोर्ड है, ये एक ओवरी वॉल मान लो, और जो ये मेरा हाथ है, ये एक प्लेसेंटा है। तो जो ये ओवरी वॉल है और ये हाथ क्या है? प्लेसेंटा। जो ये हाथ है, ये जो आर्म है, ये है फ्यूनिकल, और बॉडी क्या है मेरी? ओव्यूल। तो देखो बेटा, इस ओवरी वॉल से इस बॉडी को कनेक्ट कर रहा है ये फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल जहां से, फ्यूनिकल और बॉडी का जो ज्वाइंट है वो क्या है? ये शोल्डर ज्वाइंट है। तो शोल्डर माने क्या हुआ? हाइलम, है ना। तो बेटा देखो, जो ये ओव्यूल है वो फ्यूनिकल से किससे कनेक्ट है? हाइलम के थ्रू कनेक्ट है। ठीक, अब आगे देखते हैं। जो ये वाला स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल का, फ्यूनिकल थोड़ा सा ऊपर तक जाता है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल का, इसको हम बोलते हैं रैफे। ठीक है ना। जो ये वाला स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल का, उसको हम क्या बोलते हैं? रैफे बोलते हैं। अब आप देख रहे हो कि जो ओव्यूल है, इसका जो ये मुंह है, ये कैसा है? डाउनवर्ड है। ऐसा ओव्यूल जो डाउनवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल। बेटा हम लोग सारे ओव्यूल के टाइप पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम एनाट्रोपस इसको बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी में आपका उल्टा वाला बना हुआ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक आप पढ़ रहे हो। ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखो बेटा, ये ओव्यूल है। ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये बेटा ऊपर से कवर है या प्रोटेक्टेड है इंटेगुमेंट्स के थ्रू। इस वाले इंटेगुमेंट को हम बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, और इसको हम बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट। अब चूंकि इसमें आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाईटैगमिक। ऐसा प्लांट जिसके ओव्यूल में दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाईटैगमिक बोलते हैं। और ये बाईटैगमिक हमको कहाँ देखने को मिलता है? बाईटैगमिक हमको मोनोकॉट एंड प्रिमिटिव डाइकॉट में देखने को मिलता है। ठीक है ना। बाईटैगुमेट इंटेगुमेंट हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? मोनोकॉट्स एंड प्रिमिटिव डाइकॉट में क्वेश्चन पूछा गया है। और मोनोटैगमिक यानी कि जिसमें एक ही इंटेगुमेंट प्रेजेंट हो, तो वो बेटा हमको देखने को मिलता है डाइकॉट के अंदर। ठीक है ना। नॉर्मली जो डाइकॉट होते हैं उनके अंदर जो इंटेगुमेंट्स होता है वो मोनोटैगमिक होता है। अच्छा, एटैगमिक यानी कि जिसमें इंटेगुमेंट एब्सेंट हो, तो वो बेटा उसका एग्जाम्पल है सेंटेलम। उसका एग्जाम्पल क्या है? सेंटेलम। ये सारे ही क्वेश्चन एम्स में पूछे जा चुके हैं, तो यहां पे मैंने आपको बता दिया। अब देखो बेटा, ओव्यूल का वो पार्ट जहां पे इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो वो हमको कैसा लगता है? माउथ लाइक स्ट्रक्चर लगता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोपाइल। और अगर ओव्यूल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइल पोल, और इसके अपोजिट जो ये बेसल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं चैलाजल पोल। ठीक है ना। इसको हमने क्या नाम दिया? माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइल पोल, और इसके अपोजिट जो बेसल वाला है उसको हमने नाम दिया चलाजल पोल। ये नाम क्यों दिए जा रहे हैं ये थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। इंटेगुमेंट्स के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारा
रिजर्व फूड मटेरियल भरा रहता है। इस वाले स्ट्रक्चर में बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल भरा रहता है और इस रिजर्व फूड मटेरियल भरे हुए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल भरा रहता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, इसमें जो कुछ भी आपको दिखता है, इसमें जो कुछ भी आपको दिखता है, उन सभी की प्लॉइडी कितनी है? 2n। कभी कभी अलग अलग पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए। प्लेसेंटा हो गया, हाइलम, फ्यूनिकल, रेफी, चलाजल, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल, सबकी प्लॉइडी आपसे पूछी जाए, आप क्या बताओगे? 2n है। आगे की बात सुनिए। जो ये न्यूसेलस होता है ना भाई, जो ये न्यूसेलस होता है, इसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, और इसकी भी प्लॉइडी कैसी होती है? 2n। आप बहुत ध्यान से देखिए इसको, अभी इसी पे सब कुछ आगे होने वाला है। न्यूसेलस के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, और इसकी भी प्लॉइडी कैसी होती है? 2n होती है। आगे की बात कर, तो बेटा हम लोग बात करने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। अब बेटा मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखो बेटा यहाँ पे जरा देखते हैं। अभी हमने बात की थी कि इस तरह से जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या है बेटा? न्यूसेलस है, जिसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल भरा हुआ है, और उस न्यूसेलस के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है? उस न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है मेगास्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी क्या है? 2n। अब यहीं से देखिए, जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, जो कि प्लॉइडी में क्या है? 2n है। हम लोगों ने मेल में पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये बेटा चलाजल एंड है और ये क्या है? माइक्रोपाइलर एंड। अब क्या हुआ, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है ना, मियोटिक डिवीजन होगा, यानी कि मियोसिस होगी। अब आप जानते हैं कि मियोटिक डिवीजन 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, और मियोसिस सेकेंड में 2 हैप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। तो इन जनरल मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड, ठीक है ना। ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है। अब क्या होता है दोस्तों कि जो ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहां से ये 3 सेल डीजनरेट हो जाती हैं, ये 3 सेल डीजनरेट हो जाती है, और ये एक शक्तिमान बचती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलते हैं भाई इसको? फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं, और जो कि क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। 3 सेल डीजनरेट हुई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। आगे देखते हैं। अब बेटा ये क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर है। ये क्या है बेटा? फंक्शनल मेगास्पोर है, और ये कैसा है? हैप्लॉइड। अब इसमें क्या होता है? इसमें बेटा माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन जो ये माइटोटिक डिवीजन है, ये फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल डिवाइड तुरंत नहीं होती। तो ये है माइटोसिस, और माइटोसिस कौन सी है? ये फर्स्ट। तो फर्स्ट माइटोसिस के बाद में इससे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है भाई। उसके बाद में माइटोसिस सेकेंड आती है, और माइटोसिस सेकेंड में 2 से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। माइटोसिस थर्ड में 4 से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। क्लियर इतनी बात? अब देखो बेटा, इस 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में अब सेल का फॉर्मेशन होगा।
तो देखो यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन होगा, तो जैसे ये एक अभी स्ट्रक्चर बना जिसमें इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था। अब इसमें सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो देखो ये एक सेल बन गई, एक ये सेल बन गई, एक ये सेल बन गई, ठीक है ना। एक ये सेल बनी और एक इस तरह से सेल बनी, ठीक। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है भाई, 8 न्यूक्लिएटेड है ना। सेल गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक पूरी होल सेल जिसको हम बोलते हैं 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। क्या बना, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बना और इसको हम बेटा बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। अब ये सेल कौन कौन सी होती हैं, तो जो चलाजल एंड की तरफ 3 सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक। जो ये बीच में 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस दिख रहे हैं इसको बोलते हैं पोलर, और छोटे छोटे इनको हल्के मत लेना, बहुत काम में आने वाले हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये जो बड़ी सी सेल है इसको हम बोलते हैं एग, और एग का दूसरा नाम आप जानते हो क्या होता है, फीमेल गैमीट। क्या होता है, फीमेल गैमीट। जो ये 2 सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल, ठीक है ना। कितनी है, 2 इन नंबर। एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल को हम साथ में बोलते हैं एग एपरेटस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इनको, एग एपरेटस बोलते हैं। अब देखो बेटा, इन सिनर्जिड सेल में कुछ उंगलियों की तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं गाइडिंग ऑफ पोलन ट्यूब। कैसे करते हैं वो हम समझेंगे, पढ़ने का मौका आएगा, यहाँ जानो। इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस और ये गाइडिंग ऑफ पोलन ट्यूब का काम करते हैं। अब देखो बेटा, जो ये एम्ब्रियो सैक है एंजियोस्पर्म में, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, जिसको हम बोल सकते हैं पॉलीगोनल एम्ब्रियो सैक। कैसा एम्ब्रियो सैक होता है, पॉलीगोनल एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। जो कि कैसा है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। और देखो बेटा, अब देखो हमने ये वाली सेल तो गिन ली, एंटीपोडल सेल, एग सेल, सिनर्जिड सेल। जो ये बीच में सेल होती है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। और इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको जो भी दिख रहा है उन सब की प्लॉइडी कितनी है, n है। कितनी है, n है। तो ये एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, n वाला। अब देखो बेटा, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल की जगह न्यूसेलस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जैसे ये न्यूसेलस है, अब न्यूसेलस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये एम्ब्रियो सैक। क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो सैक। अब आप देखोगे अगर कंप्लीट ओव्यूल, तो कंप्लीट ओव्यूल में बस एम्ब्रियो सैक ही ऐसा है जिसकी प्लॉइडी n है, बाकी सभी की प्लॉइडी कैसी होती है, 2n होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन और आता है, आपके एनसीईआरटी में भी है, कि जो ये एम्ब्रियो सैक है ये कितने मेगा स्पोर से, कितने फंक्शनल मेगा स्पोर से बना, सिर्फ एक। 3 डिजनरेट हो गए थे ना, तो एक फंक्शनल मेगा स्पोर से बना, इसीलिए इस एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ऐसा एम्ब्रियो सैक जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर से फॉर्म हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ये भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। एक और समझिए,
अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये कितने माइटोसिस और मियोसिस के बाद फॉर्म होता है। तो बेटा एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एक मियोसिस और 3 माइटोसिस के बाद में फॉर्म होता है। और जो ये माइटोटिक डिवीज़न है ये पहले फ्री न्यूक्लियर होते हैं और उसके बाद में इसमें सेल का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि जो ये एम्ब्रियो सैक है जो कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है ये आफ्टर 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस के बाद में फॉर्म हुआ है और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।